नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर। जहां उत्तराखंड में नए भू कानून की कवायद शुरू होने से पहले भू माफियाओं ने नया रास्ता तलाश लिया है। ऐसे में जिस प्रयोजन के लिए जमीन बाहरी व्यक्तियों द्वारा ली गई थी, उस प्रयोजन या उस पर कुछ भी काम शुरू करने के बाद शासन ने इसे सरकार में निहित करने की कार्य योजना बना दी है। और अब जब सरकार ने उस भूमि को निहित करने की ओर विचार किया, तब भू माफिया उस भूमि को फिर से स्थानीय लोगों को कम दामों पर बेचने की फिराक में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी इससे दिक्कत हो सकती है। सरकार ऐसी जमीनों को निहित करेगी, इसलिए स्थानीय लोग उन जमीनों को बिल्कुल भी ना खरीदें। देखिए, क्योंकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है, विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं। उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है, उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। कई सारी जगह पर आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक जनपदों की जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जहां भी इस प्रकार के उल्लंघन हुए हैं उसको लोगों के सामने लाने का काम किया है। जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी, उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया, तो उन पर कार्रवाई हो रही है। वहीं उत्तरकाशी में एक बार फिर मस्जिद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने महापंचायत करने का ऐलान किया, जिस पर पुलिस प्रशासन ने वह कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी दौरे के दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने उनको अवगत कराया था, कि जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को जांच के लिए भी कहा था। संभवतः बहुत जल्द जांच पूरी हो जाएगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक विनोद चमोली राज्य में सशक्त भू कानून को लेकर शुरू से ही मुखर रहे हैं, क्योंकि राज्य आंदोलन के दौरान विनोद चमोली को जेल में भी रहना पड़ा। राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका को अहम माना जाता है। राज्य में सशक्त भू कानून, निकाय चुनावों और कई मुद्दों को लेकर TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने देहरादून नगर निगम के पूर्व मेयर व वर्तमान में धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली से खास बातचीत की। उत्तराखंड में हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वहीं उसके साथ साथ उत्तराखंड में एक लंबे समय से मांग चली है सशक्त भू कानून, और राज्य में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर भी सबकी नजर है। इन सब मुद्दों को बात करने के लिए मेरे साथ देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली इस वक्त हैं। सर, बहुत स्वागत है चुनाव में। जी, धन्यवाद। चमोली साहब, पहले तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली है, तो आगे भी चुनाव और हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? पार्टी की जीत है, ये आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत मजबूत आधार, और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव सन्निकट हैं जो होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इस जीत का प्रभाव उन चुनाव पर भी आएगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। जनता में भी एक बड़ा संदेश गया है कि तमाम प्रयास करने के बाद भी कांग्रेस हमसे काफी पीछे रही है। तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों का प्रभाव चुनाव पर आता है। जब निकाय में प्रशासक नियुक्त हो जाते हैं तो जो काम होते हैं, जो विकास के काम होते हैं, उन पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि आप तो देखें, आपको खासा उसका देखिए, प्रभाव पड़ता है। प्रभाव इसलिए पड़ता है कि सबसे पहले मान लीजिए, मैं अगर देहरादून नगर निगम की बात करूं तो लगभग 100 तो वार्ड है हमारे। एक हमारे मेयर हो जाते हैं 101 और 20 हमारे नामित सदस्य होते हैं। तो 121 लोगों की टीम है। ये वो टीम है जो पब्लिक के लिए कमिटेड टीम है, पब्लिक के लिए समर्पित टीम है, पब्लिक द्वारा चुनी गई। तो इतनी टीम तो
सीधे इतने हैंड्स तो काम के लिए वैसे भी मिल जाते हैं। और बोर्ड के न होने के कारण जो नीतिगत निर्णय है वो प्रशासक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए। उनको जो दैनिक कार्य जो है, प्रशासनिक कार्य है, उनके संचालन का ही काम होता है। तो निश्चित तौर पर काम पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और चुनाव हमेशा समय पर होने चाहिए ताकि जनता का काम प्रभावित हो और निकाय बेहतर काम कर सके। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से विधायक विनोद चमोली। खासा अनुभव उनको राजनीति का रहा है और उनका साफ कहना है कि जब चुनाव नहीं होते, प्रशासकों की नियुक्ति तो काम पर थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन काम होता है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के लिए हर समय तैयार है और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा को जीतने। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24। वहीं रामनगर में शनिवार देर शाम प्रशासन और ड्रग विभाग की टीम ने नगर में स्थित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। कार्रवाई की भनक लगते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। मामले में अधिकारियों का कहना है कि विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर में पिछले कई दिनों से कुछ मेडिकल स्टोर की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित नशे की दवाई मिलने पर एक मेडिकल स्टोर को सील भी कर दिया गया है। कुछ ऐसे केमिस्ट की दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है या जो लाइसेंस धारक भी हैं, उनके द्वारा ऐसी दवाइयां जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं भेजी जानी चाहिए, खासकर ऐसी दवाइयां जो नारकोटिक्स दवाइयां हैं, उनको भेजा जा रहा है, जिससे कि अवैध नशे का एक किस्म से व्यापार किया जा रहा है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, गोपनीय जांच करवाई गई, जो जांच में भी ये पुष्टि हुई है, जिसके क्रम में आज 3 जगह हमारे द्वारा छापामारी कार्रवाई की गई, जिसमें एक में उपरोक्त नारकोटिक्स जो ड्रग्स हैं आपके प्रोहिबिटेड, वो मौके पर होने पाए गए हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का विवरण उसके समझ में नहीं दिया गया, उसे मौके में सील कर दिया गया है। उसमें अग्रता कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी गई है। इसी प्रकार 2 अन्य में भी अनियमितताएं पाई गई हैं, उनके भी लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। मोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का एक आयोजन करवाया। इस प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 18 साल के वर्ग में जिले भर से 25 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के पुरस्कृत किया। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं संघ के जिला संचालक राजेंद्र प्रसाद पंत ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्र अपनी प्रतिभा दिखाने का उन्हें मौका मिलता है और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा होती है। पूरे जिले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका आयोजन किया है और इसमें सब मिलाकर 25 टीमें कुल 14 वर्ष तक और 18 वर्ष तक 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। और ये यही नहीं हो रही है, पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक कि हमारी पौराणिक खेल है, इसको जिंदा करने के लिए, इसको फिर से उभारने के लिए कई सालों से इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इसका उद्देश्य ये ऐसा है कि अपनी देश की प्रतिभाओं को अनवरत निखारते रहें। उसका अनेक प्रकार से विकास तो होता ही है, पर खेल जो है हर खिलाड़ी के लिए, हर नागरिक के लिए, कहते हैं ना साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और ये जो खेल की भावना है, इससे जो है व्यक्तित्व विकास होता है और उसकी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण देश में इस प्रकार का आयोजन करता रहता है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक युद्ध स्थल खलंगा में खलंगा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस मौके पर हजारों लोग मेले में पहुंचे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने कहा कि ऐतिहासिक स्थल है और मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही खलंगा मेले को राज्य के पर्व के कैलेंडर में जगह देने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं गोरखा समुदाय के लोग गोरखा कल्याण परिषद बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री से मांग की गई है। बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी को हमारे विधायक उमेश कर्मा काव जी के द्वारा ये जो उनको बात रखी और उन्होंने तहे दिल से उसको स्वीकार किया है। ये 5 लाख आप देख रहे हैं कि उसके अलावा भी वैसे तो खर्चा बहुत है इस आयोजन के लिए। आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य रूप में तैयारी करनी पड़ती है और साथ साथ में
रोड की स्थिति आप लोगों ने देखी है और हम चाहते हैं कि जो खलंगा है, आपने वॉर मेमोरियल देखा होगा कि कभी कभी वहाँ अराजक तत्व के लोग आके उसको डैमेज भी करते हैं और अचानक अगर इस तरह के जो इमदाद हमारे को पैसे का जो फाइनेंशियल अगर मिल जाए सरकार के द्वारा तो वो अच्छे काम में लगेगा, क्योंकि समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो तहे दिल से उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इधर हिंदू संगठनों की महापंचायत हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू हो गई। बीते 6 महीनों से मस्जिद विवाद थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा। पहले संयुक्त सनातन हिंदू संगठनों ने आंदोलन की कमान संभाली, लेकिन 24 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली के दौरान हुए पथराव के बाद पुलिस लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी सहित 27 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। उसके पश्चात आंदोलन को धार देने के लिए 17 नवंबर को देवभूमि विचार मंच के जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री कीर्ति सिंह महर को देवभूमि विचार मंच के संयोजक मनोनीत किया गया था। मंच ने निर्णय लिया कि आगामी 1 दिसंबर को रामलीला मैदान उत्तरकाशी में देवभूमि विचार मंच की विवादित मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों की महापंचायत आहूत की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 को समाप्त होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने जिला पंचायत की सामान्य बैठक के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार से मिले बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाले बजट का आधा हिस्सा स्वच्छता पर खर्च करना पड़ता था, जिससे अन्य विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाया करती थी। उमा बिष्ट ने स्वच्छता के लिए अलग से बजट की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि स्वच्छता के लिए अलग बजट निर्धारित किया जाए तो पंचायत का मुख्य बजट अन्य विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। जो है 2 साल से हमें इकट्ठी योजना बनाने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे काम हैं जो छूट जा रहे हैं, क्योंकि इकट्ठी जब योजनाएं बनती हैं तो हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा योजनाएं आ जाती हैं और बजट कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे काम हैं, मेरा अपना मानना है कि कुछ मतलब काम छूट जाता है। तो या तो ये है कि 3-3 महीने उसको कर दिया जाए पूर्व की तरह, कोई 3 महीने की इस तरह 3 महीने काम हो जाए, कोई आपदा आया कहीं कुछ हुआ तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता। और दूसरी बात जो है कि जो हमारा पैसा आता भी था 15 दिन का, वो हमको आधा पैसा स्वच्छता में खर्चने में दिया गया। वहीं रामनगर के राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में पटवानी से आकर पढ़ने वाले बच्चों को बाघ के डर से वनकर्मियों की सुरक्षा में घर भेज दिया गया। दरअसल महेश आर्य नाम के एक शख्स ढेला होटल में अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे और इस दौरान उनके रास्ते में बाघ आ गया, जो काफी देर तक वहां से हटा नहीं। इसके बाद महिला अभिभावक ने शिक्षक नवेंदु मटपाल को सूचना दी। वहीं ढेला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीराम यादव ने वहां तत्काल पहुंचे और वहां से बच्चों को रेंजर के साथ रवाना किया गया। आज दोपहर में पटरानी से एक अभिभावक का फोन आया कि वहाँ रास्ते में बाघ रास्ते को बाधित किए हुए है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या होगा। तो हमारे द्वारा तत्काल रेंजर ढेला महोदय श्री नवीन पांडे जी को सूचित किया गया और उसके पश्चात उनके द्वारा वनकर्मियों को भेजा गया और बच्चों को पूर्णतया वनकर्मियों की सुरक्षा के साथ पटरानी को भेजा गया है और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में भी लगातार बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ पटरानी से ढेला लाया और ले जाया जाएगा। मैं नवीन चंद अपने वर्णर होगा। मुझे सूचना आई कि टाइगर देखा गया है या कुछ झपटा है करके ऐसी कुछ सूचना आई थी, तो उसके बाद जो है हम अलर्ट में हैं और हम स्कूल के बच्चों को पटरानी वाले, खासतौर से पटरानी वाले गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं और हम छोड़ेंगे। बच्चों को लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और हरिद्वार में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले में हेलमेट वितरण अभियान चलाया गया। इस कड़ी में सिडकुल थाना क्षेत्र के राजा बिस्किट चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए कहा कि हेलमेट न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है।
और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए, और जो हमारे राइडर्स हैं खासकर जिनके पास, जो गरीब हैं, जो हेलमेट वगैरह भी अफर नहीं कर पा रहे हैं, उनके कागज़ वगैरह बाकी पूरे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हेलमेट यहाँ पर बांटे गए थे। और बाकी जो हमारे ई रिक्शा हैं या अन्य जो रिक्शा वाले हैं जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कुछ CSR एक्टिविटी के तहत हेलमेट्स हैं, बैग्स वगैरह वितरित किए गए थे। तो ये इससे एक प्रचार प्रसार भी होता है और ये एक अच्छी पहल है। लाल कुआं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपना नवजात शिशु नहर में फेंक दिया। हल्दूचौर चौकी क्षेत्र के नहर में नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नवजात का शव कपड़े में लपटे हुए मिला। नवजात शिशु का शव पूरी तरह से विकसित है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वही पुलिस ने नवजात का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हिमक्रीड़ा स्थली और अंतर्राष्ट्रीय विंटर डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध पर्यटन स्थली औली में विंटर सेलिब्रेशन, क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को मनाने के लिए हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर GMVAN ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में शीतकाल में पर्यटकों की पहली पसंद चेयर लिफ्ट और इसकी लिफ्ट का मेंटेनेंस सर्विसिंग वर्क शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते फिलहाल 2 दिसंबर तक चेयर लिफ्ट का संचालन औली में बंद रहेगा। देहरादून के IIDT सभागार में साझा मंच गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग विभागों से जुड़े प्रतिनिधि वहां मौजूद रहे। इस दौरान कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार चर्चा के मुख्य बिंदु रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए जिलाधिकारी सवन बंसल ने कहा कि जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जनपद के जितने भी NGO, एल्डर सिटीजन ग्रुप, सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद और महिला उत्थान के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई है, ताकि एक संवाद स्थापित हो सके। साथ ही जो कमियां हैं उन पर मंथन भी किया जा सके। कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक ऐसा फोरम डिवाइस किया गया है और इसको आगे अब हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। पहला ही जो जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब ने यहाँ पर जो रखी साझा मांग, जिसमें जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं हैं, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले लें, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की लें, ट्रैफिक की लें, इस सभी मुद्दों को इसमें रखा गया और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं और आमजन भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी ट्रैफिक वाले और इश्यूज पर चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, कुछ लोगों ने लिखित में भी दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के साझा मंच में जो लोग शामिल हैं उनके सुझावों पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं और पुलिस विभाग की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो अच्छे सुझाव आए। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।